वेलकम बैक सुबह पाकिस्तान। जी बोलिए बिल्कुल नहीं, मैं समझ रही थी आपको वाकई आवाज नहीं आ रही कि हम लोग वापस आ गए। वेलकम बैक, जिस तरह बाजी ने कहा है। और अब हम कुछ पॉलिटिकल बातें भी, सियासी बातें भी कर लें। बिल्कुल, अगर अदालत से इंसाफ ना मिला तो तहरीक इंसाफ फिर सड़कों पर होगी। तहरीक इंसाफ हुकूमत तैयारी रखे। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है और वो ये भी कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस पनामा केस की समाअत करने वाले 4 जजेस को नए बेंच में भी शामिल करें। तो चीफ जस्टिस क्या है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि यही बेंच यही फैसला करे, क्योंकि उन्होंने हेयरिंग तो कर चुके हैं। ज़्यादातर तो अब इनके सामने केस सामने आ गया है और ये समझ गए हैं केस को। तो हम चाहते हैं कि फौरी फैसले के यही बेंच फैसला करे। जो अब तक हम अदालत में फंसे हुए थे, अब पब्लिक में जाएंगे। मेरा, क्योंकि हम इसकी वजह से 2 तारीख से तो हम अदालत में रहे हैं। एक जमहूरी पार्टी जमहूर में जाती है। और पीटीआई के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने बताया है कि पीटीआई ने केस की अगली समाअत से पहले कम से कम 2 जलसे करने का फैसला किया है। चेयरमैन साहब अनकरीब वेन्यूज का ऐलान कर देंगे, लेकिन कम से कम इरादा यह है कि 2 अवामी कचहरियां सुप्रीम कोर्ट की कचहरी से पहले लगा दी जाए। गुज़िश्ता समाअत पर तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पनामा पेपर्स की तहक़ीक़ात के लिए अदालती कमीशन बना तो उसका बॉयकॉट करेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ सामने आया कि अदालत किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले नहीं दे सकती। हमारे मुल्क में हर लेवल पर अदालत आलिया से लेकर सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट की हद तक अदालतें मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं और किसी भी तरह से किसी दबाव का शिकार नहीं है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ इंसाफ की फराहमी है। हम किसी को प्लीज़ करने के लिए या मीडिया के हाइप को क्रिएट होने की वजह से उससे प्रेशर में आके कोई फैसले नहीं कर सकते। और पनामा लीक्स की लड़ाई अब एक बार फिर कमरा अदालत से निकलकर सड़कों पर आ रही है और ऐसे में बड़ा इम्तिहान हुकूमत का होगा, जिसे तहरीक इंसाफ से निमटने के लिए मौसर सियासी हिकमत अमली अपनाना होगी। तो ये है लेटेस्ट जो हम आपको थोड़ा सा सियासी खबर भी देना चाह रहे थे और इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपसे हम ये पूछेंगे कि तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर एहतजाज की जानिब इशारा कर रही है, हुकूमत का अब इस पर लाहे अमल क्या हो सकता है? देखिए, अब तक तो पिछले 3.5 साल में हम काफ़ी यूज टू हो चुके हैं तहरीक इंसाफ के एजिटेशन के अनाउंसमेंट पर, तहरीक चलाने के अनाउंसमेंट पर। तो कोई नई बात नहीं है तहरीक इंसाफ के हवाले से, और हम भी उसी हवाले से बिल्कुल तैयार हैं कि अगर देखें, एक हवाले से तो बिल्कुल सही है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसका जमहूरी हक़ है, आइनी हक़ है कि वो एहतजाज करे और सड़कों पर आए और जलसे जुलूस करे। तो उस हद तक तो बिल्कुल सही है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के ख़िलाफ़ वो आना चाहते हैं, जो कि जाहिर सी बात है, हमने तो उनका अभी कुछ नहीं बिगाड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट से अगर उनको नाउम्मीदी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के तरीके पर, जजेस के तरीके पर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अमल पर उनको एहतजाज के लिए जाना, तो मेरा ख्याल है वो सबसे ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करेंगे, क्योंकि वो हमें तो किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। उनकी पिटीशन थी, वो लेके सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट, हम जाहिर सी बात है, हमारा हमेशा से नुक्ता ही यही था कि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट जुडिशल फोरम है पाकिस्तान का, और अगर 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ में शदीद इख्तलाफ है और एक पॉलिटिकल पार्टी समझती है कि उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, तो उसको रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है जो महज़्ज़ब ममालिक में होता है कि वो आप कोर्ट चले जाएँ। हाईएस्ट जुडिशल फोरम उन्होंने सेलेक्ट किया, उन्होंने अपने प्रेयर दी और उनकी कार्रवाई उनके हिसाब से अगर मायूसी हुई है सुप्रीम कोर्ट से, तो बिल्कुल पूरे 20 करोड़ अवाम देखेंगे कि अब एक ही इदारा बचा था तहरीक इंसाफ की नज़र से, जिनके खिलाफ उन्होंने इस किस्म का रद्द अमल नहीं किया था, अब वो भी सामने आ जाएगा। तो इसके बाद तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ज़ुबैर साहब, एक और भी फिर बात बनती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आया तो इसके बाद की हिकमत अमली हुकूमत ने कोई भी सोच रखी है, कोई बना रखी है? देखें, जब आप कोर्ट में जाते हैं और जैसे पीटीआई की पिटीशन थी और ज़ाहिर है हम फरीक थे और हम वहाँ गए हैं और केस चल रहा है, तो जब आप कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा एतमाद है, तो उसका मतलब ये होता है कि
डिसीजन जो है आपके हक में भी आ सकता है और हम उम्मीद करते हैं हमारे ही हक में आएगा और हमारे ख़िलाफ़ भी आ सकता है। तो अच्छा असूल की बात तो ये होती है कि आपको दोनों ऑप्शंस के लिए तैयार होना पड़ता है और अगर अल्लाह ना करें, लेकिन क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा केस वाटर टाइट केस है और जो अभी तक की प्रोसीडिंग्स हैं उससे ऐसे ही महसूस हो रहा है कि तहरीक इंसाफ चूँकि वो पटिशनर थी और उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे, वो इल्ज़ामात के हवाले से अभी तक कुछ भी नहीं कर सके, तो ऐसा तो नहीं लगता कि हमारे ख़िलाफ़ आएगा। बाहर सूरत ये एक कोर्ट है और कोर्ट में अगर फैसला हमारे खिलाफ आएगा। ज़ुबैर साहब, आपने कहा है कि आपका जो केस है वो वाटर टाइट है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए तो हुकूमत के लिए ये मुश्किल बढ़ नहीं जाएगी उनकी? अब जाहिर सी बात है, ऑपोजिशन अगर एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो मुश्किलात तो पैदा कर सकती है और ये पॉलिटिकल प्रोसेस का एक हिस्सा है। तो जहां हम नहीं चाहेंगे कि वो एक साथ मिलें और कोई तहरीक चलाएं, वहाँ हम ये समझते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन आई तो हमें कोई डर खौफ नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ख़ास तौर पर एक नुक्ता नज़र बहुत स्ट्रॉन्गली रहा है और जो कि बहुत अच्छा है कि वो समझते हैं कि तमाम मसाइल का हल पार्लियामेंट से होके जाता है। जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन ऑफ किया है तो उसका मतलब ये तमाम सोल्यूशन जो हैं वो हमारे आइन में मौजूद हैं और उसको हल करने के लिए मेरा ख्याल तरीक़ेकार भी डिफाइंड है। तो पीपल्स पार्टी उस हवाले से तो सही है, लेकिन उन्होंने जो 27 दिसंबर को तहरीक चलाने का ऐलान किया है, मेरा नहीं ख्याल है कि उसमें उनकी संजीदगी उस तरह से है जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही है। और अगर उनके पास कोई वो तहरीक चलाने के लिए कुव्वत चाहिए तो वो उनकी सिंध में है और सिंध में उनकी अपनी हुकूमत है। तो मुझे तो नहीं समझ आती कि वो अपनी हुकूमत का काम बिगाड़ने के लिए कैसे तहरीक चलाएंगे। पंजाब में मैं वो एरोगेंस में नहीं कह रहा, वैसे एक फैक्चुअल बात है कि उनकी बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, ना ही KPK में ना ही बलूचिस्तान में। तो तहरीक अगर चलाने का उनका इरादा होगा तो वो सिंध के हवाले से तो चला सकते हैं। सिंध में उनकी बहुत मैसिव सपोर्ट है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन सिंध में अगर चलाएंगे और अपनी हुकूमत ही के काम को रोकेंगे तो एक अजीब सी बात होगी। तो शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब। आयमत से हुकूमत जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही है क्योंकि अभी भी बिल्कुल उनको लगता है कि उनका एयर टाइट किस्म का केस है। वजी एक और चीज़ हमने आपसे वादा किया था, आज हमने कुछ ट्रिब्यूट्स के साथ साथ इस दिन के हवाले से भी बहुत सी बातें करनी है और इस ईद मिलादुन्नबी पर एक और ऐसी आवाज़ है जो हम बहुत मिस कर रहे हैं। एग्जैक्टली अच्छा, मैं ज़ुबैर साहब की आवाज़ मेरे कान में नहीं आ रही थी, मैं सुन नहीं पाया, इसलिए मैंने खामोश रहने को तरजीह दी। मुझे लग रहा था कि अच्छा, मैं सोच रहा था कि ब्रेक हो जाए तो मैं उसके दौरान अपनी आवाज़ क्यों नहीं आ रही, इसका प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन बहरहाल हमारे प्रोड्यूसर साहब ने आगे चलने का फैसला किया। आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं हाल ही में 2016 में एक और खूबसूरत शख्स, एक और खूबसूरत आवाज़, एक बड़ी आवाज़ हमसे छीन ली गई और वो थी अमजद फरीद साबरी की। इस ईद मिलादुन्नबी पर जो आवाज़ हम याद कर रहे हैं, मारूफ कव्वाल अमजद साबरी मिलाद की महाफिल की रौनकें बढ़ाया करते थे। आज की महफिल में भी हम उन्हें याद रखें। बिल्कुल यकीनन हम उनको सुनेंगे और फिर एक छोटी सी ब्रेक। जन्नत भी गवारा शुक्रिया, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। अहम खबर एक बार फिर हमारे पास है। कल गुज़िश्ता रोज़ यानी कि पाक आर्मी में अहम तकर्रुरियाँ और तैनातियाँ हुई। नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी के बाद पाक फौज की हाई कमान में अहम तकर्रुरियाँ और तबादले किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार ISI के डायरेक्टर जनरल मुकर्रर कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक मेजर जनरल फिदा हुसैन नए DG ISPR तैनात कर दिए गए हैं और ISPR के मौजूदा DG लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा को GHQ में IG आर्म्स और मौजूदा DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का सदर तैनात किया गया है। DG रेंजर्स सिंध लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात कर दिया गया है।
ISPR के मुताबिक DG रेंजर सिंध लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, IGFC बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल शेर अफगन को कोर कमांडर बहावलपुर, लेफ्टिनेंट जनरल नजीर भट्ट को कोर कमांडर पेशावर मुकर्रर किया गया है, जबकि कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हिदायत रहमान को इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन तैनात किया गया है। बिल्कुल, ये कुछ डेवलपमेंट्स थी जो हम आपके सामने पेश करना चाहते थे, लेकिन एक और बात जो वजी हमने कुछ अरसे से करना चाह रहे हैं वो हमने हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जो इंडिया में हुई थी अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते, उसके बारे में हमने पिछले हफ्ते में मौका नहीं मिल सका, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जो करना बहुत ज़रूरी है। और ये बातें हुई किसकी तरफ से? अशरफ गनी अफगान सदर जो हैं उनकी तरफ से। अशरफ गनी की पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियाँ रुक नहीं रहीं, मगर सवाल ये है कि क्या उन्हें पाकिस्तान की कुर्बानियाँ याद नहीं? यूँ तो अफगान सदर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल ही रहे थे, मगर भारत में होने वाली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने हद ही कर दी। The military operations in Pakistan have brought a major but selective displacement of the Pakistani extremist networks and their allies onto Afghanistan. Pakistan is generously pledged $500 million for reconstruction of Afghanistan. This fund, Minister Aziz, could be very well used for containing extremism, because without peace, any amount of assistance will not meet the needs of our people. हालांकि अशरफ गनी अफगान सदर मुंतखब हुए, जिसके बाद 14 दिसंबर 2014 और 9 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान तशरीफ लाए। दोनों मौक़ों पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जिसका जवाब उन्होंने भी उस वक्त गर्मजोशी से ही दिया था। We also discussed that we must overcome the past. We will not permit the past to destroy the future. Because of it, we've begun a comprehensive dialogue on security, so that all dimensions of our mutual security can be discussed, can be delineated, benchmarked, processes can be arrived to build confidence. और इसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन पर तालिबान हमलों के पीछे भी पाकिस्तान नजर आने लगा। सरहदी निगरानी पर भी ऐसे एतराज होने लगे और अचानक पाकिस्तान के रास्ते भारत के साथ तजारत की शदीद ख्वाहिश भी अफगान हुकाम के दिलों में पैदा हो गई। और फिर दफ्तर खारजा ने अफगानिस्तान पर जोर दिया है कि वो इल्जामात के बजाय सरहदी इंतजाम बेहतर बनाए। तर्जुमान ने यह भी कहा कि भारतीय एजेंसी रॉ अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रही है। fact that all the terrorist outfits including Haqqani network ये हकीकत है कि तमाम दहशतगर्द तंजीमें बशमूल हक्कानी नेटवर्क, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अलकायदा, जमातुल अहरार वगैरह अफगानिस्तान से काम कर रही हैं। और ये भी एक साबित शुदा बात है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां अफगान सरजमीन को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। सबसे अहम बात यह है कि अगर अफगान सदर भारत के जेर असर नहीं है तो फिर वो ये कैसे भूल सकते हैं कि पाकिस्तान ने कई दहाइयों तक 30 लाख से ज्यादा अफगानियों की मेजबानी की है और आज भी ये बोझ उठाए हुए है। सवाल तो ये भी पैदा होता है कि क्या वाकई अफगान हुकाम ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान को अलग रखकर अपने मसाइल हल कर सकते हैं, कर लेंगे, जिस भारत के वो आज भी गुन गा रहे हैं? क्या अफगानों के लिए उसकी कोई एक भी कुर्बानी दुनिया के सामने ला सकते हैं? अच्छा, इस पे हमने बहुत सी बातें करनी है और हमारे साथ होंगे रुस्तम शाह मोमिन, लेकिन इस वक्त हम ले रहे हैं न्यूज ब्रेक और उसके बाद हम मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। और जो लोग अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, खुशामदीद आप लोगों के लिए। और अभी हम स्टार्ट करते हैं इस घंटे की टॉप स्टोरी से। शहर शहर चरागा, गली गली जश्न, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मुल्क भर में जुलूस निकाले जा रहे हैं, रास्ते सील हैं, हुकाम सिक्योरिटी के मामले में कोई रिस्क नहीं ले रहे। इम्तियाज शेख के बाद जाम मदद अली भी पीपल्स पार्टी को प्यारे होने वाले हैं। मुस्लिम लीग फंक्शनल को एक और झटका लगने को है। फंक्शनल लीग के सियासी मुस्तकबिल पर सवालात उठ रहे हैं।
और अमेरिका के सदारती इंतखाबात को एक माह होने को आया, तनाज़ात निमट नहीं बढ़ रहे हैं। इलेक्शन में रूस का किरदार देखने वाली अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ट्रंप की फतेह हजम नहीं कर पा रही। और जी अभी हमें जो ब्रेकिंग न्यूज़ पता चल रही है वो ये है कि PIA ने अपने सारे जो ATR तैयारे हैं उनको ग्राउंड कर दिए। 10 का फिगर बताया जा रहा है, 10 ATR तैयारे उनको ग्राउंड कर दिया गया है और वो अब जांच पड़ताल होगी उनकी और शायद उसके बाद वो वापस प्रवास करें। एग्जैक्टली। तारिक कबूल हसन हमारे नुमाइंदे खुसूसी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। तारिक कबूल हसन, 10 ATR तैयारे ग्राउंड कर दिए गए हैं, कब तक के लिए? जी ये फैसला कल रात को सिविल एविएशन अथॉरिटी ने किया है और इससे पहले एक और इंसिडेंट मुल्तान एयरपोर्ट पर हुआ था जब PIA का तैयारा कराची के लिए प्रवास कर रहा था। उसको टेक ऑफ पॉइंट से वापस बुलाया गया था क्योंकि तैयारे के एक इंजन से शोले निकलते हुए देखे गए थे। तो ये वो सूरत हाल थी और काफी संगीन सूरत हाल हो जाती है अगर तैयारा फजा में होता और उस वक्त ये सूरत हाल पेश आती। इसके बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA के तमाम 10 ATR तैयारे ग्राउंड कर दिए हैं और मेरी अपनी सिविल एविएशन अथॉरिटी से बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये फैसला क्योंकि आज छुट्टी है तो कल तक ये फैसला किया जाएगा कि तैयारों की चेक किस तरीके पे और कहाँ होंगे, क्योंकि इस वक्त तैयारे मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर खड़े हैं। कराची, मुल्तान और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ये तैयारे खड़े हैं और वहाँ से इनको किसी एक जगह बुलाया जाएगा और तमाम तैयारों का थॉरली चेक होगा। लेकिन एक और अहम बात ये कि इसी साल सितंबर में भी ये तैयारे ग्राउंड किए गए थे और सिर्फ 24 घंटे के अंदर इनको दोबारा जो है वो एयरबर्ड सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया और प्रवास के लिए। अच्छा तारिक, ये बताइएगा कि ये जो ATR जहाज है ये तो छोटे एयरपोर्ट्स के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, तो अब छोटे एयरपोर्ट्स का क्या होगा, वहाँ लोग कैसे जा सकेंगे? जी हाँ, ये खासा अहम है। ये तैयारे जो है वो गवादा, तुर्बत, पंजगोर, मोइनजोदड़ो, जो भावलपुर, डेरा गाजी खान, चित्राल और गिलगित वगैरह के लिए परवाजें करते थे। यहाँ के तमाम मुसाफिरों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, खुसूसन जो चित्राल और गिलगित के मुसाफिर हैं। यहाँ पर वाहिद सर्दियों के दिनों में तमाम ज़मीनी रास्ते बंद हो जाते हैं तो वाहिद रास्ता PIA की ये परवाजें ही होती हैं। तो ये परवाजें बंद होने से चित्राल और गिलगित के लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तारिक कबूल हसन हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि छोटे एयरपोर्ट्स पर और कम मुसाफिर वाली परवाज़ों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हम आपको इस सूरत हाल से बाखबर रखेंगे। एक बार फिर बात करेंगे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मुल्क भर में मजहबी जोश खरोश से मनाई जा रही है। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जवाद शोएब, रावलपिंडी से एक बार फिर तफसील लेंगे। इरशाद कुरैशी हमारे साथ मौजूद होंगे। हुमा बिल्कुल जी, जवाद पहले आप ही से बात स्टार्ट करते हैं कि बताइए कि क्या अरेंजमेंट्स हैं जुलूस की और क्या हो रहा है इस वक्त? जी हुमा, अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये रहा है कि जवाब को हमारी आवाज़ नहीं आई और हम शहर कराची। जी जवाद बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है प्लीज़। जी शहर कराची में भी मुल्क भर की तरह विलादत बासात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनाने के लिए लोगों ने इंतहाई अकीदत और एहतराम से तैयारियां कर रखी हैं। गुज़श्ता रात भर भी ये शहर कराची के लोग जो वो सड़कों पर निकल आए और चिरागा का नज़ारा करते रहे और जगह जगह गली मोहल्लों के अंदर नातिया महाफिल का इनेकाद किया गया था। जबकि इस वक्त जो है वो कोरंगी से अब से कुछ देर बाद जो एक बड़ा जुलूस हाजी हनीफ तैयब साहब की सरबराही में निकाला जाएगा, जबकि मरकजी जुलूस जो रबीउल अव्वल के सिलसिले में निकाला जाता है और न्यू मेमन मस्जिद से आज दोपहर 3 बजे अल्लामा शाह अब्दुल हक की सरबराही में निकाला जाएगा। मुख्तलिफ जमातों के जुलूस है जिनमें सुन्नी तहरीक ATI है, अंजुमन नौजवानान इस्लाम है, दावत इस्लामी है, जमीयत उलमा पाकिस्तान है। ये सारे जुलूस जमात सुन्नत पाकिस्तान, सारे जुलूस जो है मेमन मस्जिद से निकलते हुए अपने रिवायती रास्ते से होकर नश्तर पार्क पहुंचेंगे। नश्तर पार्क में एक जलसा अल्लामा शाह अब्दुल हक कादरी की ज़ेर सदारत मुनक़िद होगा, जबकि रात 8 बजे जो है वो नुमाइश चौरंगी पर सुन्नी तहरीक के सरबराह की सदारत में जो है वो यहाँ पर भी जलसा किया जाएगा। इस वक्त हम नुमाइश पर मौजूद हैं जहाँ पर लोगों का आने का सिलसिला जारी है और यहाँ पर ज़ियारतें रखी गई हैं, लोग उनकी जो है वो ज़ियारत कर रहे हैं। साथ ही जो है वो शहर भर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जो महफिल मिलाद और सीरत कॉन्फ्रेंस का भी सिलसिला जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा जवाद शोएब। हम चलेंगे रावलपिंडी। इरशाद कुरैशी नुमाइंदे जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद बताइएगा क्या गहमा गहमी है ईद मिलाद के हवाले से रावलपिंडी में और जो मरकजी जुलूस है वो कब होगा?
जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में जो मरकज़ी जुलूस जामा मस्जिद रोड से बरामद हो गए, जिसकी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं और इस वक्त इंतज़ार है पीर नकीबुर रहमान ईदगाह शरीफ और जो नौमुंतखब मेयर हैं रावलपिंडी के सरदार नसीम, उनकी आमद का कि यहाँ पर वो आएंगे और दुआ के बाद बाकायदा तौर पर इफ्तिताह होगा। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर लगा दी गई है। CPO रावलपिंडी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उम्मीद है कि तकरीबन 25 से 30 मिनट के दौरान ये जो है दुआ के बाद यहाँ जामा मस्जिद रोड से मरकज़ी जुलूस बरामद होगा, जो बनी चौक, कमेटी चौक, फुआरा चौक, राजा अब्दास चौक हुआ रात गए यहीं पर आकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए भी तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। गुज़िश्ता रात से ही जुलूस के जो रास्ते हैं दाखिली खारजी रास्तों के अलावा उन रास्तों को कंटेनर लगाकर कनाते और खारदारी तारे लगाकर सील किया गया है और पुलिस के 32 एहलकार जुलूस की सिक्योरिटी पर मामूर होंगे, जबकि जो जूनियर और सीनियर अफसरान हैं वो भी जुलूस के साथ साथ मौजूद रहेंगे और जुलूस के रूट पर जो है। बहुत शुक्रिया इरशाद कुरैशी, जमात शुएब हमें रावलपिंडी और कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। हमा बिल्कुल जी, हमने जिनसे भी बात की अपने रिपोर्टर्स से, अरेंजमेंट्स तो ऐसी हैं कि काफ़ी अच्छी लग रही हैं, बिल्कुल फुल प्रूफ लग रही हैं और इंशाल्लाह आज का दिन बिल्कुल अमन से और खैर खैरियत से गुजरेगा, आमीन। इस दुआ के साथ हम अगली खबर पे चलते हैं। कुछ और सियासी आपको बातें बता दें, कुछ लग रहा है ऐसी चीज़ें कुछ तब्दील होंगी, कुछ होने वाला है और हमको बताइए कि बिलावल 27 दिसंबर के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए तैयार है और इस हवाले से एक कमेटी भी तश्कील दे दी है। पीपल्स पार्टी ने अपने 4 मुतालबात पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली मरतब करने और मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में हुकूमत के खिलाफ मुहिम के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील बना दी है। कमेटी के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी होंगे और दीगर अरकान में शहरी रहमान, कमरुज़्ज़मान कायरा, फरहतुल्लाह बाबर और बलोचिस्तान से सेनेटर फतेह मोहम्मद हसनी शामिल होंगे। साबिक सदर और कोच एवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने भी इसी महीने यानी करीब पाकिस्तान वापसी का ऐलान कर रखा है, तो जल्दी इनकी वापसी का ऐलान भी होगा और मुतालिबात में मुस्तकिल वज़ीर ख़ारिजा का तक़र्रुर, कौमी सलामती पर पार्लिमानी कमेटी का क़याम, पैनामा स्कैंडल की तहक़ीक़ात के लिए अपोजिशन के बिल की मंजूरी और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की करारदाद पर अमल दरामद शामिल है। इसी करारदाद में CPEC के जो मगरबी रूट है उसकी तामीर का मुतालबा भी किया गया ताकि इससे छोटे सूबों को फायदा पहुंच सके। बिलावल ने मुतालिबात पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को 27 दिसंबर तक की मोहलत दी थी और दूसरी सूरत में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ एहतजाजी मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया था। पार्लियामेंट ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट करे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पैनामा बिल पास किया जाए, सदर जरदारी की CPEC APC की रेजोल्यूशन पर अमल करे, मुल्क में फौरी तौर पर फॉरेन मिनिस्टर लाया जाए। मियां साहब, अगर हमारे ये 4 मुतालबा नहीं मानते तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 27 दिसंबर को गरी खुदा बख्श में मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। कमेटी 27 दिसंबर को CEC में रिपोर्ट पेश करेगी जिसकी रोशनी में हिकमत अमली बनाई जाएगी और दूसरी जानिब से हुकूमत का जवाब ये है कि बिलावल पहले सूबा सिंध की हालत सुधारे फिर बात करें। बिलावल अभी सियासत में आए हैं और उनको रहनुमाई लेनी चाहिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से और जो भी 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं मुतालबे हैं वो उनके पास चले जाएं, इस्लामाबाद में बैठ के बात कर लें, इसके बजाय कि वो बड़ी बड़ी वार्निंग्स दें और जो वार्निंग देने वाले हैं उनका भी आपने देखा क्या हुआ। और इसी तरह मैं समझती हूँ कि जो 4 मुतालबे उनके वहाँ हैं वही 4 मुतालबे अगर सिंध में वो इम्प्लीमेंट कर लें तो सिंध के भी हालात बेहतर हो जाए। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ कुछ भी हो, बिलावल कह चुके हैं कि अगर हुकूमत की जानिब से इत्मीनान बख्श पेशरफ्त न हुई तो सड़कों और पार्लियामेंट के अंदर तहरीक चलाने की मनसूबाबंदी करेंगे। मुतालिबात न माने गए तो गो निसार गो के बाद अब गो नवाज गो भी हो सकता है। अच्छा, बिलावल की ये स्टेटमेंट अब कितनी सीरियस है, कितनी संजीदा नजर आ रही है, ये हम मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार इम्तियाज आलम हमारे साथ हैं। इम्तियाज आलम साहब, हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए पीपल्स पार्टी इस दफा कितनी संजीदा नजर आ रही है आपको? मुझे लगता ये है कि
जो 27 दिसंबर को ऐलान करने जा रहे हैं बिलावल भुट्टो, वो एक तहरीक का होगा। उसमें वो जैसे कि उन्होंने खुद कहा कि वो होगा कि भाई वो पहले एजिटेशन चलाएंगे, वो लॉन्ग मार्च करेंगे, वो पब्लिक मीटिंग एड्रेस करेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे और उसके बाद इलेक्शन की तैयारी करेंगे। मैं समझता हूँ ये सब कुछ पीपल्स पार्टी के सामने और पीपल्स पार्टी के जहन में अगला इलेक्शन है 2018 का। और मुझे खुद ज़रदारी साहब ने एक वक्त कहा था कि वो एक्टिव होंगे साल 2 साल पहले और उससे पहले वो नहीं करेंगे। अब उन्हें बड़ा मौका है। इमरान खान का धरना नाकाम हो गया है और इमरान खान पसपाई की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो रिट थी वो अब एक लंबे उसमें लिटिगेशन में चली गई है। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा मौका है कि जब इमरान खान कुछ हासिल न लेकिन इम्तियाज साहब, पीपल्स पार्टी अगर तहरीक चलाती है तो दीगर अपोजिशन जमातें जो हैं, खासतौर पर तहरीक इंसाफ, उससे कैसे मुख्तलिफ होगी ये तहरीक पीपल्स पार्टी की? देखिए, पीपल्स पार्टी में खूबी यह है कि वो अलायंसेस बनाते हैं, मुत्तहदा मास बनाते हैं। जैसे MRD बनी, तहरीक बहाली जमहूरियत, ज़ियाउल हक के खिलाफ, उन्होंने उसके बाद बनाया पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, जब ज़िया के बाद बनाया उन्होंने नवाज शरीफ की पहली हुकूमत के ख़िलाफ़। तो वो पीपल्स पार्टी अब देखते हैं कि खुद ज़रदारी साहब ने जो पिछली हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उसमें उन्होंने बहुत वसी एक मखलूत इत्तेहाद बनाया और उन्होंने मखलूत हुकूमतें कामयाबी से चलाए। अब भी वो ऐसे ही करेंगे, जबकि इमरान खान मखलूत इत्तेहादों और मखलूत हुकूमत के ख़िलाफ़ है। वो चाहते हैं कि वो अकेले सोलो फ्लाइट, अकेले कप्तान जो हैं वो हीरो बन सकें और मैदान मार सकें। ऐसा लगता है कि नहीं होगा और पीपल्स पार्टी के इस हवाले से जो स्ट्रेटजी है। अच्छा, इम्तियाज आलम साहब, आपको क्या ये लगता है कि बिलावल अपने वालिद की मुफाहमत की पॉलिसी जो वो करते रहते हैं उनको एकदम से नज़रअंदाज कर सकेंगे? मुझे लगता ही है कि वो अपना डायरेक्शन तय करेंगे। वो वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की जो लेगेसी है या विरसा है उसकी तरफ जा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो एक तरक्की पसंद और बाएं बाजू की जमहूरी यानी सेंटर लेफ्ट की पार्टी की या मोतदल बाएं बाजू की सियासत करें। वो चाहेंगे इसके साथ ही कि वो फ़ायदा उठाएं अपने वालिद की जो सियासी समझदारी है और सियासी जो शतरंज की चालों में जो उनकी महारत है उससे फ़ायदा उठाएं। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का ये एम है कि अगला इलेक्शन अगर हुआ उसमें जो वोट अगर तकसीम हो गए और एक हंग पार्लियामेंट वजूद में आई, मोलक पार्लियामेंट वजूद में आई, तो ज़रदारी साहब मैदान में आएंगे लेकिन और वो कोलिशन के और मखलूत हुकूमत बनाने की। लेकिन साहब, सिंध की खराब सूरत हाल और ख़राब हालात के पेश नज़र अगर हम देखें तो पंजाब में पीपल्स पार्टी की कामयाबी के कितने फीसद या क्या इम्कान आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बिलावल ने एक अच्छा कदम उठाया है कि सिंध के वज़ीर आला को तब्दील कर दिया है। वो काफ़ी नहीं है। बिलावल को चाहिए कि वहाँ पे वो जो कह रहे हैं वो सोशल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, समाजी जमहूरियत की बात कर रहे हैं, वो इनकलाबी इस्लाहात की बात कर रहे हैं, वो मजदूरों और किसानों और आवाम की बात कर रहे हैं। उसके लिए वो मॉडल बनाएं सिंध में। ये काफ़ी नहीं है कि वज़ीर आला बदल जाए। उन्हें चाहिए कि अच्छी हुकूमत के लिए ठोस इक़दाम करें और करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, बहुत सारे वज़ीरों को फारिग करें और वो पीपल्स पार्टी में मिडिल क्लास के लोग आगे लेकर आए। वो क्या लेके बैठे हुए जागीरदारों की लोगों को, जागीरदारों को लेके बैठे हुए सिंध में, उनसे निजात पाएँ, उनके नौजवानों को लेकर आए और मिडिल क्लास के बहुत लोग हैं पीपल्स पार्टी में और वो जीत सकते हैं। पीपल्स पार्टी का बहुत कंट्रोल है सिंध में, लेकिन मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी सिंध में पंजाब में असरअंदाज होगी। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने अपना तज्जिया दिया और लगता यही है कि ये जो भी मुहिम स्टार्ट करेंगे बिलावल, ये अब इलेक्शन इतना कम टाइम रह गया, साल 1.5 साल तो
स्टार्ट हो ही जानी चाहिए। बड़ी सख्त मुहिम चलानी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सिंध में भी और खास तौर पर पंजाब में बड़ी जान मारनी पड़ेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। एक बार फिर बात करते हैं आज सरकार दो जहां रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासादत की खुशी का इजहार मुसलमान अपने अपने अंदाज में कर रहे हैं। बलूचिस्तान के एक गुमनाम फनकार हैं, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार अक़ीदत के लिए बुर्दा शरीफ, कसीदा बुर्दा शरीफ को एक अलग अंदाज में पेश किया है। आपको सुनवाते हैं। मौला सल्ले वसल्लम दाइमन आबदन और कसीदा बुर्दा शरीफ की धुन आप सुनते हैं। क्या खूबसूरत धुन है, मतलब ये बिल्कुल वही बात हुई वजी के जो जिस तरह ये अकीदत पेश कर सकता है वो कर रहा है। आप सुनते रहें और साथ ही हम ब्रेक भी ले रहे हैं। वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। और ट्रिब्यूट्स तो हम देते रहते हैं, लेकिन एक ऐसे शख्स की आज सालगिरह है जिनको हम ऑन एयर जरूर विश करना चाहेंगे। सेनेटर रहमान मलिक, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मलिक साहब। और मलिक साहब की जो टाइयां हैं, क्या कोई कलेक्शन है, क्या कोई वाइब्रेंट कलर्स मलिक साहब पहनते हैं। हम बड़े मिस कर रहे हैं मलिक साहब को, बहुत अच्छे से वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली। आज हमारी ट्रिब्यूट पे ये था कि हम ऐसे कलर्स पहन लें कि हम मलिक साहब को ट्रिब्यूट दे सकें, तो मैंने जरा ब्राइट ऑरेंज पहना हुआ है, इन्होंने बड़ा अच्छा। ये जो है वो ग्रीन है, ये बॉटल स्क्रीन है, लेकिन स्क्रीन पे शायद आपको ये टर्कोइज डार्क ब्लू इस तरह कोई चीज नजर आ रही है। दैट्स ट्रू, सो इट्स ग्रीन, बट आई नो कि इस वक्त स्क्रीन में ये कलर आ रही है। खैर, इंस्पिरेशन आप ही से मिली हुई है सेनेटर साहब, इसलिए रंग वगैरह जो आज हमने चुने हैं, और वजी ने तो डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल बोल्ड सॉलिड कलर की आपकी तरह मोटाई पहनी है। बट सालगिरह मुबारक आपको। हमें बिल्कुल नहीं पता कि आपकी क्या उम्र है, इंशाल्लाह आपकी उम्र दराज हो। और जिस किसी की भी आज सालगिरह है उसे बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। सबको बोल देना यार, कितने अच्छे ना, क्या कि दिल ना किसी का टूटे। रहीम शाह की भी आज सालगिरह है जी, उनके बारे में भी हमने बता रहे हैं। हाँ, और किसकी और ठीक है, रजनीकांत की भी आज सालगिरह है, और लेकिन हम रजनीकांत को नहीं जानते। बिल्कुल नहीं, आज हम बिल्कुल आगे मजीद हम जा रहे हैं। और एक हमने वादा किया था कि हम अफगानी सदर जो है वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स क्यों कर रहे हैं। हार्ट ऑफ एशिया की हमने कॉन्फ्रेंस की बात की थी पिछले घंटे में। अब हम इस बारे में मजीद बात करेंगे। अफगान उमूर के माहिर रुस्तम शाह मोमिन साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। मोमिन साहब, अशरफ गनी के पाकिस्तान के खिलाफ बयान देने की वजह क्या फकत भारत की कुर्बत हासिल करना है, क्योंकि और हमें कुछ नजर नहीं आ रहा? देखिए, ये ऐसी बात नहीं है। अशरफ गनी के पाकिस्तान के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको गलत फहमियाँ हैं, उनको गलत बताया भी जाता है, और वो ख़ुद भी पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा मस्बत राय नहीं रखते। और हालिया दिनों में जब बॉर्डर को सील किया गया और बॉर्डर मैनेजमेंट पे अफगान नाराज़ हुए, और उसके बाद अफगान महाजरीन को वापस भेजे जाने लगा, तो उस पर भी अशरफ गनी नाराज़ हैं। तो वजूहात इसकी बहुत सी हैं। अब अशरफ गनी ये समझता है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में हमेशा किसी एक धड़े या एक पार्टी या एक फैक्शन को सपोर्ट करता रहा है। अफ़गानिस्तान में वो अपनी बालादस्ती चाहता है, और अफ़गानिस्तान में हिंदुस्तान के रोल को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है। ये वजूहात हैं जिनकी बिना पे अशरफ गनी साहब नाराज़ हैं। ये वजह नहीं है कि भारत से उनकी क़ुर्बत है। अच्छा, रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, अफगानिस्तान के साथ अगर हम ताल्लुकात को वापस दोबारा पटरी पर लाना चाहें, बैक ऑन ट्रैक, उसके लिए पाकिस्तान को क्या करना होगा एतमाद साजी के लिए? जब तक अफगानिस्तान में नेटो और अमेरिकन फ़ौजें रहेंगी, उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत जारी रहेगी और जंग जारी रहेगी, और उस जंग के मुहलिक और मनफी असरात पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात पे पड़ते रहेंगे। ये बात पाकिस्तान को समझ लेनी चाहिए। लिहाजा ऐसे हालात पैदा किए जाएँ जिनकी वजह से अफगानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजों का एक मुय्यना वक्त में इनखला हो। वो कैसे होगा? वो उस वक्त होगा जब तालिबान और अफगान हुकूमत और मुख्तलिफ दड़े आपस में एक तफाहम तक पहुँच जाएँ, एक कंप्रोमाइज़ को, एक फार्मूले तक पहुँच जाएँ कि जिसके बिना पे अफ़गानिस्तान में एक स्मूथ ट्रांजिशन हो सके, और उसके बाद
मिलिटेंसी ख़त्म हो, इंसर्जेंसी ख़त्म हो, वहाँ पे डी वेपनाइजेशन हो। ये कठिन काम है, लेकिन उसके लिए कदम बनाना है और पाकिस्तान को साथ तुर्की को, सऊदी अरब को, चीन को, सबको साथ मिला के आगे जाना है। लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा यही करता है कि तालिबान पे प्रेशर डालें कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये इससे तालिबान भी नाराज़ होते हैं और अफगान हुकूमत भी, उनके भी शुबहात है कि शायद तालिबान यहाँ पाकिस्तान में उनकी पनाहगाहें हैं और उनको मजबूर नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान को इस सारे हालात का जायजा लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इत्तेहादी अफवाद का जल्द से जल्द इनखिला यकीनी बनाना पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जिम्मेदारी था कि उसके बाद ही दोनों के हालात ठीक हो सकते हैं। और प्लीज़ ना भूलें कि हमारी कितनी हिस्ट्री है और हमने कितने मिलियंस ऑफ अफगानियों को इस तरह घर में रखा है जिस तरह वो हमारे अपने हो। तो लिहाजा थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि उस पर भी आपको तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन लेट्स गो टू माय फेवरेट टॉपिक। अच्छा, मैं यही बोलने वाला था, ये हमारा फेवरेट टॉपिक है। लोगों को भी अब समझ आ गई है मेरा फेवरेट ट्रम्प। यस, तो थोड़ी सी हम उनकी बात कर लें। बहुत दिन हो गए हैं कि हमने बात नहीं की। नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप कहीं अमेरिका के गोरबाचोव ना बन जाए। और ये हम क्यों कह रहे हैं? ये खौफ अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को खाए जा रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने इंकशाफ किया है कि ट्रंप को जितवाने के लिए रूस ने अमेरिकी इंतखाबात में मुदाखलत की। और अमेरिकी अखबार में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि CIA ने ऐसे अफराद का पता लगाया है जिन्होंने हैक की गई हजारों ईमेल्स रूस को फराहम की और इन अफराद के रूसी हुकूमत से राब्ते थे। इन्होंने हिलरी क्लिंटन की इंतखाबी मुहिम के चेयरमैन समेत दीगर अफराद की हजारों ईमेल्स रूस को फराहम की। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ये अफराद ट्रंप की मकबूलियत में इजाफे और हिलरी की जीत के इम्कानात कम करने के एक बड़े रूसी ऑपरेशन का हिस्सा थे। इस रिपोर्ट के बाद अमरीकी सदर ओबामा ने इंटेलिजेंस हुक्काम को हिदायत की है कि सदारती इंतखाबी अमल में साइबर हमलों का जायजा लिया जाए। इस मामले पर 20 जनवरी से पहले एक रिपोर्ट मुरतब की जाए, पेश की जाए। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने रेक्स टिलरसन को वजीर खारजा बनाने पर गौर शुरू कर दिया है, जिनके रूसी सदर पुतिन से करीबी ताल्लुकात हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सदर मुंतखब होने के बाद मुबारकबाद की जो पहली टेलीफोन कॉल किसी आलमी रहनुमा की जानिब से मौसूल हुई वो व्लादिमीर पुतिन ही की थी। युगो मेरा ख्याल है यहीं से बात थोड़ी सी प्रूफ होना स्टार्ट होगी। और इससे पहले अपनी सदारती मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप नस्ल परस्ती की बुनियाद पर अमरीकियों से बहुत से वादे कर चुके हैं, जिनके तनाजुर में ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर उन पर अमल किया गया तो अमरीकी माशरा जो है वो तकसीम होकर टूट फूट का शिकार हो जाएगा। इंतखाबी मुहिम के दौरान हिलरी क्लिंटन भी डोनाल्ड ट्रंप पर संगीन इल्जामात आयद करती रही हैं और मीडिया में भी उनके खिलाफ बहुत सी बातें आई। इसके बावजूद ट्रंप का सदर मुंतखब हो जाना सारी दुनिया के लिए इंतहाई गैर मुतवक्की था, क्योंकि उनके तर्ज सियासत ने उन्हें खुद उनकी अपनी जमात तक में गैर मकबूल बना दिया था। देखिए अभी यानी वो जो है वो सदर नॉमिनेटेड हैं और बन भी जाएंगे, लेकिन अभी उन्होंने वो ओहदा जो है वो नहीं संभाला और बातें देखें कि क्या होना स्टार्ट हो गया। एक वन चाइना पॉलिसी का भी जिक्र हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इसको भी ज़रा गौर फरमाएंगे और गौर से देखेंगे। और आपको पता है कि अमेरिका और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो भी काफ़ी अप एंड डाउन में जाते रहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम वन चाइना पॉलिसी की नज़रसानी भी करेंगे। और अब बात कर ली जाए मीठा बनाने की, इसलिए कि जब ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका आता है तो लोग न्याज करते हैं, नज़र करते हैं और लंगर बनाए जाते हैं, तकसीम किए जाते हैं, मीठा बनाकर तकसीम किया जाता है। तो आज एक हलवे की रेसिपी है जो हम हुमा से पूछेंगे। हुमा, अच्छा, ये हलवा मैंने बनाया नहीं है, खाया बहुत बार है, लेकिन यही मैंने सुना है और देखा है कि बहुत ही ऑलमोस्ट, तो लिहाजा यकीनन घरों में मीठा तो बन ही गया होगा अब तक। लेकिन चूंकि आज पब्लिक हॉलीडे है, बहुत से बच्चे देख रहे होंगे हमारा शो, अपनी अम्मी से जल्दी से हलवा बनवाएं और खाएं और बांटे भी। अच्छा, ब्रेक। हाँ प्लीज। अच्छा जी, सिंध की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है उसमें भी सिचुएशन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वी थॉट कि हम आपको उससे भी आगाह कर दें कि यहाँ क्या हो रहा है। पहले मैं गला साफ कर दूं और फिर मैं इस तरफ आती हूँ।
जाम मदद अली भी पीपल्स पार्टी को प्यारे होने वाले हैं। मुस्लिम लीग फंक्शनल को एक और झटका लगने को है और पीपल्स पार्टी सिंध में फंक्शनल लीग का सफाया करने में मशगूल है। मुस्लिम लीग फंक्शनल के रुकन सिंध असेंबली जाम मदद अली ने 8 दिसंबर को पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर से मुलाकात के बाद जियाला बनने का फैसला कर लिया है और पीपल्स पार्टी के शदीद मुखालिफ समझे जाने वाले साबिक वजीर आला सिंध जाम सादिक अली के भांजे जाम मदद अली सांगड़ के सूबाई हलके PS 81 से मुंतखब होते रहे हैं, जो मुस्लिम लीग फंक्शनल का गढ़ समझा जाता है। फंक्शनल लीग से उनके ख़ानदान की पुरानी वाबस्तगी है और वो सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के अलावा पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी भी रहे। शिकारपुर से सिंध असेंबली के रुकन इम्तियाज़ शेख भी पीपल्स पार्टी को गले लगा चुके हैं। उन्होंने इसी नशिस्त से पीपल्स पार्टी के टिकट पर ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल कर ली थी। 21 नवंबर को मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा और साबिक नाज़िम इठियारी मोहम्मद अली जामोट ने भी दुबई में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की भी, जिसके बाद उनकी भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत की खबरें गर्म हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मजहर साहब, मुस्लिम लीग फंक्शनल के पार्लिमानी नुमाइंदे अपनी पार्टी छोड़कर क्यों आ रहे हैं और इसकी बुनियादी आपको वजह क्या लग रही है? देखिए, इसकी बुनियादी वजह तो ये लग रही है कि एक तो आसिफ अली जरदारी, आपको पता है कि सियासी तौर पे बहुत ही इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन इस लिहाज से हैं कि उन्हें मैनूवरिंग करनी बहुत अच्छी आती है। पॉलिटिकल मैनूवरिंग हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत अहम होती है। इसीलिए जरदारी साहब ने 2008 के इलेक्शन में सिंपल मेजॉरिटी के बावजूद सदर भी पीपल्स पार्टी का बना दिया, वजीर आजम भी, चेयरमैन सेनेट भी और स्पीकर कौमी असेंबली भी। अब जो जरदारी साहब के सामने चैलेंज है वो ये है कि उन्हें नजर आ रहा है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं करेगी। बहुत अगर महदूद तौर पे भी उन्होंने कामयाबी हासिल की तो शायद जुनूबी पंजाब में वो कुछ सीटें हासिल कर लें। लिहाजा उनकी जो पॉलिटिकल गेम नजर आता है वो ये कि सिंध में इतना कंसोलिडेट कर लो कि सिंध की नशिस्तों में खातिर खा इजाफे के बाद अगर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले इंतखाबात में उनकी नशिस्तें तकसीम होती हैं पंजाब में, तो उसका फ़ायदा बारगेनिंग पोजीशन में पीपल्स पार्टी उठा सकती है और ये बुरी स्ट्रैटेजी नहीं है। इसी वजह से फंक्शनल मुस्लिम लीग जो कि सिंध में अगर पीपल्स पार्टी को कोई चैलेंज करता था या करता रहा है तो मुस्लिम लीग फंक्शनल और उनके इत्तेहादी करते रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये बन रही है कि फंक्शनल मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं वो बड़े पीर पगाड़ा साहब के मुकाबले में उतने ज़्यादा सियासी तजुर्बा नहीं रखते और यही वजह है कि उनके इर्द गिर्द जो फंक्शनल लीग लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनका अच्छा, मदर साहब ये बताइएगा कि फंक्शनल लीग के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि उसको बड़े इत्तेहाद का वो हिस्सा बनने जा रही है, इसमें कितनी सदाकत है और इस तरह जो लोग छोड़कर जा रहे हैं इससे फंक्शनल लीग कितनी कमज़ोर हो रही है? देखिए, बड़े इत्तेहाद के बनने के इम्कानात बहुत कम हैं क्योंकि जिस तरीके से जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी मूव कर रही है वो इवन जो जतोई ग्रुप है उनसे भी माफ कीजिएगा, उनसे भी उनके रवाबित हैं और वहाँ गालिबन सिर्फ मुर्तज़ा जतोई साहब जो वफाकी वजीर हैं वो एक रुकावट हैं। अभी आपने देखा कि हकीम बलोच भी मुस्लिम लीग नून छोड़कर वापस पीपल्स पार्टी में आ गए और जीत गए इलेक्शन। इसी तरीके से जाम मदद अली का, इम्तियाज शेख का, और ये जाम मदद अली, इम्तियाज शेख वो लोग हैं जो फंक्शनल मुस्लिम लीग के बड़े इम्पोर्टेंट लोग कई लिहाज से रहे हैं। तो मुझे नज़र ये आ रहा है कि वो कोई इत्तेहाद तो बनता नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है, आज भी आपने खबरें पढ़ी होंगी कि खुद पीपल्स पार्टी ने MQM से रब्ता किया है, MQM पाकिस्तान से रब्ता किया है ताकि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ 27 दिसंबर के बाद अगर कोई तहरीक चलाएं तो MQM पाकिस्तान उसका हिस्सा हो। लेकिन जाहिर है उसके लिए MQM पाकिस्तान भी कुछ डिमांड करेगी और सबसे बड़ी डिमांड की तरफ से ये हो सकती है कि मेयर के इख्तियारात उनको वापस दिए जाएं। बहुत शुक्रिया मदर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। उनका ये कहना था कि सिंध में मुस्लिम लीग के बड़े इत्तेहाद का हिस्सा बनने की जो खबरें हैं उसमें दम कम दिखाई दे रहा है।
अच्छा, लेट्स मूव ऑन क्विकली, हमारे पास टाइम बहुत कम है। एक चीज़ हमने बिल्कुल बचा के रखी हुई थी कि टाइम मिला तो आपको वो भी दिखा देंगे। फास्ट एंड द फ्यूरियस ये मूवी फ्रेंचाइज है, हमारे फेसबुक पेज पे भी होगा। और वैसे फिल्म का आपको बता दूं कि 14 अप्रैल नेक्स्ट ईयर, कुछ महीने रह गए हैं, ये मूवी विन डीजल इसमें हीरो है या विलन, ये एक सवाल है जो हम भी एक दूसरे से पूछ रहे हैं। अच्छा, एक और ट्रिब्यूट हमें देना है, हम वक्त बहुत कम है हमारे पास, और वो ट्रिब्यूट है हमारे बहुत ही खूबसूरत गुलकार रहीम शाह। आज उनकी सालगिरह है। 1975 12 दिसंबर कराची में पैदा हुए। वालिदैन का उनका ताल्लुक था स्वात से, और कराची में पले बड़े, कराची में उन्होंने म्यूजिक किया और मशहूर हुए, कई ज़ुबानों में गाने गा चुके हैं। बिल्कुल, और वैसे हम बिल्कुल जा रहे हैं, जैसे कि कैमरे एंगल से आपको पता चल गया होगा, लेकिन उनका नरेट किया हुआ कसीदा बुर्दा शरीफ ज़रूर आप सुने, और हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल।